हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर से हम लोग जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है लेगवन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हमने डिस्क्राइब किया कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। फिर हमने थोड़ा सा इसको डायमैग्नेटिक मटेरियल्स से डिफर किया कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के आउटर मोस्ट शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को हमने कहा कि दे बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट। और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अनपेयर्ड मतलब कि ये अकेले रहने वाले हैं, थोड़े से खड़ूस टाइप। सो दिस इज द रीजन कि ये हमारे पास होते हैं टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो उसके बाद हमने मैग्नेटाइजेशन की बात की कि जब हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की जाती तब मैग्नेटाइजेशन क्या होती है। मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू तब जीरो होती है। मीन्स के जो हमारे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स हैं वो बहुत रैंडमली ओरिएंट होते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइक जब ऐसे वो वाली सिचुएशन होती है कि जब क्लास में टीचर नहीं होते तो सारी की सारी क्लास कोई ना कोई अपने रैंडम काम करने में लगी होती है। कोई इधर खेल रहा है, कोई इधर खेल रहा है। बट जैसे ही टीचर आते हैं सारे टीचर की तरफ अलाइन होकर बैठ जाते हैं। सो दिस इज द सेम सिचुएशन इन दिस केस कि जैसे ही हम बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स अपने आप को उस फील्ड के अलोंग अलाइन कर लेते हैं। तो उस टाइम पे हमारे पास मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन आ जाती है। तो ये तो हो गया कि हमारे पास मैग्नेटाइजेशन क्या है, जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं या जब हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की होती। ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने इसके लिए लेगवन फंक्शन को कैलकुलेट किया कि हमारे पास लेगवन फंक्शन क्या आता है। तो आज जो हमने पढ़ना है, हमने देखना है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्ली करनी है बट थ्रू ग्राफ के ग्राफ प्लॉट करेंगे और उससे हम अपने पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे। देन हम टेम्परेचर डिपेंडेंस देखेंगे कि किस तरह से अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उस पर मैग्नेटाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है। लाइक अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हमारी मैग्नेटाइजेशन में क्या इफेक्ट पैदा होगा वो हम देखेंगे। देन ससेप्टिबिलिटी का फुल कॉन्सेप्ट डायमैग्नेटिज्म के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था कि ससेप्टिबिलिटी एक्चुअली में होती क्या है। ससेप्टिबिलिटी इज द मेजर, किस चीज की मेजर है? ये कि हमारा मटेरियल जब हमने फील्ड अप्लाई की तो कितना मैग्नेटाइज हुआ। जब उस चीज को मेजर करना हो तो उस चीज को जब मेजर करते हैं वो हमारी ससेप्टिबिलिटी होती है। देन आता है क्यूरीज लॉ एंड रिलेटिव परमिबिलिटी। सो ये सारी की सारी टर्म्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग। सबसे पहला था हमारा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के मैग्नेटिक बिहेवियर के, हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो किस तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, उस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो लेगवन फंक्शन एल अल्फा है उसके दरमियान में और अल्फा जो कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी ना मैग्नेटाइजेशन के फॉर्मूला में, जहां से हमने लेगवन फंक्शन को डिस्क्राइब किया था, उसमें हमारे पास जितनी कांस्टेंट टर्म थी जैसे कि हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ये हमने सारा कुछ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से निकाला था। तो उसका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के उसका कांस्टेंट एंटी इज अ टेम्परेचर। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट को हमने एक कांस्टेंट टर्म अल्फा से एक्सप्लेन कर दिया था। अब हमारे पास इक्वेशन थी 14 जो कि हमने लास्ट में कैलकुलेट की थी मैग्नेटाइजेशन की, जहां पे m नोट हमारे पास मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन थी और l ऑफ अल्फा इज अ लेगवन फंक्शन। तो जब हमने लेगवन फंक्शन और अल्फा के दरमियान में ग्राफ प्लॉट किया तो हमें जो चीज समझ आई वो ये थी कि जैसे जैसे हम फील्ड को अप्लाई करते जाते हैं, फील्ड बढ़ाते जाते हैं, हमारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स जो हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। लेकिन अब एक लिमिट ऐसी आती है जब जहां पे आके हमारे तमाम के तमाम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स जो है वो अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। अब
जब अलाइन कर लिया, अब उसके बाद अगर हम उसको और फील्ड अप्लाई करेंगे, अब हम फील्ड और अप्लाई किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी एग्जांपल क्लियर टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक बस है, अब बस में हमें किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए, तो हमने ये बात फिक्स कर दी कि इस बस में सिर्फ सीट्स पे बैठेंगे, बस में खड़ा कोई बंदा नहीं होगा। अब जैसे ही बस स्टॉप पे आके रुकती है और जो मुसाफिर है वो बस में बैठना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही सीटें कंप्लीट होती हैं, कोई स्पेस नहीं बचती, अब बाहर से चाहे 1000 बंदा और खड़ा है, हम जितने मर्जी बंदे अंदर ढकेलते जाए, लेकिन अब सीट ही कोई नहीं बची, तो वो लोग कहाँ बैठेंगे। यही सेम सिचुएशन है कि अगर हम बाहर से और फील्ड अप्लाई करते जाएंगे, लेकिन अंदर तो हमारे पास डायपोल मोमेंट्स जो है वो तो सारे के सारे पहले ही अलाइन हो चुके हैं। तो अब ये वाला जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट को शो करता है कि अब फील्ड अगर हम इंक्रीज करते हैं, स्टार्टिंग में ये था कि जितनी फील्ड इंक्रीज की उतने ही ज्यादा मोमेंट्स जो है डायपोल मोमेंट्स वो अपने आप को अलाइन करते जाएंगे, लेकिन उस ये वाले पॉइंट के बाद अगर हम फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो हमारे डायपोल मोमेंट्स पे कोई फर्क नहीं है, मींस के पहले ही सारे डायपोल मोमेंट्स अलाइंड है, तो मैग्नेटाइजेशन अब इंक्रीज नहीं होगी विद द इंक्रीज ऑफ अप्लाइड फील्ड। सो ये जो यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे हमारा जो लेगविन फंक्शन है वो यूनिटी हो जाता है कि सारे के सारे जो डायपोल्स हैं उन्होंने बी की डायरेक्शन में, अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लिया। अब हमारे पास कोई भी डायपोल नहीं बचा जो कि अलाइन हो। नेक्स्ट है बी इज इन द फेवर ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि अगर हम कहें कि इस पॉइंट पर हम बी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, लेकिन मैग्नेटाइजेशन तो कांस्टेंट हो गई है। अब हमारा जो लेगविन फंक्शन था, ये वाली इक्वेशन, इसमें हम लेगविन फंक्शन की जगह पे हमने कहा कि ये यूनिटी हो जाती है, राइट। सो हम इसकी जगह पे 1 लगा देंगे, तो ये हमारे पास जो मैग्नेटाइजेशन है इस पॉइंट पे एम नोट मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन के इक्वल है। इसके बाद हम पी को जितना मर्जी इंक्रीज कर दे, हमारी मैग्नेटाइजेशन पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, और ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, लाइक ये लाइन सीधी हो जाएगी। अब इस पे कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं आएगा। अब ये कि अगर हम बी को ज्यादा करते हैं तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट टर्म जो आती है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस। अब हम कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर मटेरियल्स का इंक्रीज कर देते हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे अल्फा देन लेगविन फंक्शन एल ऑफ अल्फा हमारा डिक्रीज होगा, और इस तरह से मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब ये क्या रीजन है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारा ये लेगविन फंक्शन जो है, ये हमारा अल्फा, जो एल अल्फा है, ये डिक्रीज हो रही है, मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज हो रही है। इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे डायपोल मोमेंट्स थे, जो हमारे डायपोल्स थे, उन्होंने पहले तो अपने आप को अलाइन किया हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्हें हमने थर्मल या टेम्परेचर दिया तो वो एक दूसरे के अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जीज इंक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो रेंडमली मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने पहले ही देखा कि जब रेंडमली मूव कर रहे थे, रेंडमली ओरिएंटेड थे, तो वो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू वहां पे कम दे रहे थे। मींस के इसकी सिंप्लिसिटी हम कह सकते हैं कि ये अगर फॉर्मूला देखते तो अल्फा का इनवर्स रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। मींस कि अगर अल्फा इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि अल्फा जो है वो डिक्रीज होगा। जब अल्फा डिक्रीज होगा तो लेगविन फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी, जब लेगविन फंक्शन डिक्रीज होगा तो मैग्नेटाइजेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। सो हमारे लिए अगर मैग्नेटाइजेशन की फेवर की बात करते हैं तो उस फेवर के लिए हमें टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा, दैट्स इट। ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। ससेप्टिबिलिटी मेजर होती है कि हमारा कितना मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो जब अप्लाई की फील्ड कितना मैग्नेटाइज हुआ, उसको जब हम मेजर करते हैं तो वो टर्म कहलाती है ससेप्टिबिलिटी।
ससेप्टिबिलिटी फाइंड करने के लिए हम अपना फॉर्मूला लेते हैं, m इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन का m नॉट मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन और कॉट ऑफ अल्फा माइनस 1 ओवर अल्फा, जो कि हमने लेग्वेन फंक्शन का नाम दे दिया था। अब कॉट अल्फा की हम एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन करने से हमारे पास ये टर्म आती है 1 ओवर अल्फा प्लस अल्फा ओवर 3 माइनस अल्फा क्यूब ओवर 45। तो जब हमने इसकी वैल्यूज लगाई तो ये वाली 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर अल्फा माइनस में ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये टर्म बचेगी। अब ये देखें कि अल्फा हमारे पास पहले ही बहुत छोटा है यूनिटी से, तो अगर अल्फा ही हमारे पास बहुत छोटा है 1 से, तो जो अल्फा क्यूब होगा वो तो बहुत बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा यूनिटी से। तो हायर टर्म्स हम कर देते हैं निगलेक्ट, हायर टर्म्स हमने काट दी, पीछे हमारे पास अल्फा ओवर 3 बच गया। सो अब हमें पता है कि मैग्नेटाइजेशन और ससेप्टिबिलिटी के दरमियान में जो रिलेशन है, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन ओवर अप्लाइड फील्ड। तो सिर्फ मैग्नेटाइजेशन की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर, सो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू हमारे पास सिंपली मैग्नेटाइजेशन की जगह पे हमने उसकी ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी। ये हम जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे सो वी विल गेट m नॉट अल्फा ओवर 3h। अब हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू अब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे pmb ओवर kt। जब हमने pmb ओवर kt यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया अल्फा की जगह, तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो ये थी। अब b हमारे पास होता है म्यू नॉट h के बराबर। तो जब ये म्यू नॉट h के बराबर आ गया तो हमने सिंपली इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की और हमारे पास जो रिजल्ट आया दैट इज दिस, ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टर्म कांस्टेंट है। सो हमारे पास m नोट कांस्टेंट है, pm म्यू नोट ओवर 3k, ये सारी की सारी टर्म हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमने सिंपली इसको एक कांस्टेंट c के इक्वल पुट कर देना है। अब हमारे पास यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू आई है दैट इज पॉजिटिव। और अगर आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में याद हो तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास माइनस के साथ आई थी, जिसका मतलब था कि ससेप्टिबिलिटी हमारे पास नेगेटिव होती है, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। सो मैग्नेटाइजेशन जो मटेरियल की वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, मींस उसके पैरेलल होगी। पैरामैग्नेटिज्म एंड क्यूरी लॉ। अब क्यूरी लॉ क्या है, अब हम अगर फॉर्मूला ये वाला देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो 1 ओवर टी के इक्वल है, मींस के क्यूरीज लॉ हमारा यहीं से बनना है। वो किस तरह से कि एक्सएम, ये हमने सारी के टर्म्स को कांस्टेंट कह दिया था म्यू नॉट ओवर टी। अब अगर हम देखें ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन बनता है इनवर्स, मींस कि अगर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, और अगर ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर हमारा राइज हो रहा है। इन द क्यूरीज लॉ फॉर पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो होती है m ओवर h c म्यू ओवर t। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने रखना है इक्वल, m ओवर h इज इक्वल्स टू c म्यू नॉट ओवर t। ये टर्म आ गई हमारे पास। अब क्या करना है, हमने मैग्नेटाइजेशन को फाइंड करना, तो ये h इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो h म्यू नॉट हमें पहले पता है कि ये b के इक्वल होता है, तो हमारे पास जो मैग्नेटाइजेशन बनती है वो है m इज इक्वल्स टू सी बी और t। ये पैरामैग्नेटिज्म और क्यूरी लॉ को हम इकट्ठा कर रहे हैं। अब क्यूरी लॉ की कुछ लिमिट्स हैं। अब वो लिमिट्स क्या है, जिस तरह से हमने बात की थी, ये सिंपल केस में आपको बता रही हूँ कि हम अगर फील्ड अप्लाई करते हैं तो डाइपोल्स अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, और एक लिमिट आती है जिसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, कि उसके बाद हम अगर अपनी फील्ड को और इंक्रीज करते हैं तो हमारे जो डाइपोल्स हैं वो पहले ही अलाइन हो चुके हैं, तो फील्ड इंक्रीज करने से मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट ही रहेगी। इसी तरह से टेम्परेचर की एक लिमिट है कि इस टेम्परेचर तक हमारी जो मैग्नेटाइजेशन है उसकी वैल्यू ये रहेगी। अगर उस टेम्परेचर को टेम्परेचर से ज़्यादा इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, कि उस पॉइंट से ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर को लोअर करते हैं तो जहाँ पे तमाम डाइपोल्स हमारे अलाइन हो चुके हैं, अगर उससे भी कम करते हैं तो वहाँ पे उस टेम्परेचर को कहते हैं क्यूरीज लॉ, कि उस टेम्परेचर के बाद अगर टेम्परेचर को और भी ला करते हैं, लो करते हैं, तो मैग्नेटाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। मैग्नेटाइजेशन स्टॉप इंक्रीजिंग इवन इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड फर्दर, दिस इज नोन एज लिमिट्स ऑफ क्यूरी लॉ।
इस लिमिट के बाद मैग्नेटाइजेशन मटेरियल की इंक्रीज नहीं होती। तो ये हमारे पास एक लिमिट बन गई पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, क्यूरी लिमिट जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है दैट इज रिलेटिव परमिबिलिटी। अब रिलेटिव परमिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल से ही सीख लिया था। अब ये ससेप्टिबिलिटी के साथ किस तरह से रिलेट करती है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू। ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पूरी की पूरी हमने यहाँ पे लगाई। अब यहाँ पे देखें ये टर्म हो रही है प्लस इसमें, और अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का देखते थे तो ये टर्म यहाँ से माइनस हो रही थी जब ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आती थी, क्योंकि वो नेगेटिव थी। तो इसी वजह से जब हम परमिबिलिटी की बात करते थे वो हमेशा यूनिटी से कम होती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव परमिबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स विल बी लार्जर देन यूनिटी। अब हम कुछ कंक्लूजन्स कर लेते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक दफा रिकॉल कर लेते हैं ताकि ये सारी की सारी चीजें हमारे जहन में बैठ जाए। तो कंक्लूजन्स हमारे पास ये हैं कि हमने कहा था कि इसके पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के शेल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि अनपेयर्ड स्पिन होने की वजह से हमारा जो नेट एटॉमिक डायपोल मोमेंट है एटम का वो जीरो नहीं होता। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के स्मॉल होते हैं लेकिन मैग्नेटाइजिंग फील्ड के पैरेलल होते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड से weakly attracted होते हैं। Even diamagnetic materials are repelled by the magnetic field, right? So non-uniform अगर external field है तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव करेंगे, मतलब कि जहां पे फील्ड का रीजन वीक है वहां से स्ट्रॉन्ग रीजन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट है कि मैग्नेटाइजेशन की जो इंटेंसिटी है वो स्मॉल है लेकिन पॉजिटिव है और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आती स्मॉल है लेकिन पॉजिटिव होती है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह नहीं, उनकी नेगेटिव वैल्यू होती है। अब रिलेटिव परमिबिलिटी भी इनकी 1 से ज्यादा ही होती है। अगर हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की तो उनकी रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू यूनिटी से हमेशा कम होगी, और फील्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो है वो ग्रेटर होगी मैग्नेटाइजिंग फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ज्यादा डेंस होगी। मैग्नेटाइजेशन जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। फिर है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो क्यूरी लॉ को ओबे करते हैं कि जिसके मुताबिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्स रिलेशन में है, जो कि हमने अभी फाइंड भी किया और प्रूव भी किया। ये मैग्नेटाइजेशन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, जिसका मतलब कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो अपनी मैग्नेटिक पावर मींस मैग्नेटाइजेशन जो है मैग्नेटाइजिंग पावर उसको लूज करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा कि अगर हम टेम्परेचर को एक खास लिमिट से नीचे लेके आते हैं, जिसको हम उसकी लिमिट कहते हैं क्यूरी लॉ की, कि अगर उस लिमिट से नीचे लेके आते हैं तो वो लिमिट वो होती है जहां पे तमाम के तमाम डायपोल्स जो है वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जिसे हम सैचुरेशन स्टेट कहते हैं, जहां पे जिसके बाद क्यूरी लॉ जो है वो इनवैलिड हो जाता है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, होप सो यू लाइक इट। अगर आप हमारे चैनल पर आने वाले न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।